अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे, हम अपने सिलेबस को देख रहे थे जो सिलेबस यूरोपियन हिस्ट्री का है। स्क्रीन आई होप के सबको नजर आ रही है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है। और चलो, अच्छा, अब जरा इस सिलेबस को भी एक नजर अगर हम देखें ओवरऑल, तो ये सिलेबस भी एग्जामिनर ने डिवाइड किया हुआ है और वो इसी तरह ही क्वेश्चन देता है डिवाइड करके। यानी 50 मार्क्स का जो पेपर है वो अलग से देता है और 50 मार्क्स का पेपर भी डिवाइड करता है। लेकिन हमने ये भी देखा है, यानी पास पेपर्स को जब हम एनालाइज करते हैं, उसके अंदर बहुत दफा उसने ये जो 50 मार्क्स की डिवीजन है इसको भी खत्म कर दिया है। और उसने रेंडमली, जिस तरह अमूमी तौर पर हम बाकी पेपर्स में क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जेंडर स्टडीज है या बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो हम देखते हैं कि नॉर्मली आपके पास एक ही साथ क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी एक हेडर से दो तीन क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, या जो है वो एक दो तीन हेडर से या डिफरेंट हेडर से क्वेश्चन दे। इट्स अप टू द एग्जामिनर। तो ये चीज भी देखनी जरूरी है। ये नहीं है कि आप अगर पार्ट 1 कर लेंगे तो आपका 50 मार्क्स का लाजमी हो जाएगा। इट्स नॉट दैट। समटाइम्स उसने ये चेंज भी, पेपर पैटर्न चेंज भी किया हुआ है। सो आपको इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये आप जरा डिवीजन को भी देखें सिलेबस की। तो इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन एरा उसमें डिवाइड किया हुआ। फिर कांग्रेस ऑफ यूरोप और कंसल्ट ऑफ यूरोप जो स्टार्ट होती है, कांग्रेस ऑफ वियना। उसके बाद है कुछ जो टॉपिक्स उसमें स्टार्ट किए हैं, कुछ जो है ना वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं जो कि यूरोपियन सॉइल के ऊपर हमें नजर आते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म है, लिबरलिज्म है, रोमांटिसिज्म है, सोशलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इस दफा भी पीएमएस की हिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है ना वो आए हुए थे। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, उसने जाहिर है एक डिफरेंट टर्म देकर मोडर्निटी के क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यूरोप के अंदर मोडर्निटी क्यों आई, और जो बाकी जगहें हैं वहां पर मोडर्निटी क्यों नहीं आई, जैसे कि एशिया है या जो है वो अफ्रीका है। जो क्वेश्चन आया हुआ था हिस्ट्री के पीएमएस के। तो ये जो फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड फोर्सेस ऑफ चेंज है, ये ही जो है वो पावर्स हैं जो यूरोपियन सॉइल के ऊपर आपको लेकर आती हैं ये जो चेंजेस है, मोडर्निटी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह एक और क्वेश्चन, ईस्टर्न क्वेश्चन है, ये भी हम देखेंगे डिटेल में। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको पावर पॉइंट, स्लाइड्स और पिक्टोरियल फॉर्म, वीडियोस, इस तरह हम इस सिलेबस को याद रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री को वैसे याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हिस्ट्री को वैसे रिमेम्बर करना, क्योंकि वो हार्ड होती है, और उसके जो डेट्स हैं वो भी याद करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो हम इनको कोशिश करेंगे कि इंटरेक्टिव सेशन के अंदर रखें। इसीलिए मेरी कोशिश होगी ये इस सेशन के अंदर कि आपके साथ मैक्सिमम जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने आप मैक्सिमम जो है ना वो इंटरेक्शन से जितने आप जो है वो सवालात उठा सकते हैं, उतने ज्यादा बेहतर होगा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा और इसके अलावा जो आपका टॉपिक्स हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, इस तरह के ये सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं इस सिलेबस के अंदर।
ठीक है। और बाकी जो है हम इसको कनेक्ट करें तो फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बाद किस तरह वर्ल्ड वॉर वन हुई, उसके बाद यूरोपियन सॉइल के ऊपर क्या हुआ, इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू हुई, उसके बाद क्या होता रहा दुनिया के अंदर, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, पोस्ट कोल्ड वॉर का इरा, और यूरोपियन जो आपका 2012 तक ये हिस्ट्री को देखता है कि उससे पहले तक यूरोप में क्या होता रहा, फिर यूरोपीय यूनियन बनती है और वो सारे जो भी वर्कआउट है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस को अगर हम एक नज़र देखें तो उसके अंदर हमें टॉपिक्स कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटेन करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना बनाई गई। कांग्रेस ऑफ वियना जब खत्म हो गई तो दो जो है ना वो इवेंट्स होते हैं यूरोपियन सॉइल पे, एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है। जब वो हो जाती है तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो पोस्ट कोल्ड वॉर का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी ये कोई बहुत मुश्किल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसको दूसरी तरफ देखें, बाकी हिस्ट्रीज जो है वो लेंथी भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं, और जो है ना उसमें मार्क्स भी नहीं आते। ये आसान हिस्ट्री भी है और इसमें मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारा जो ये सेशन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि इसको स्लाइड्स के ऊपर रखें, इसको जो है ना वो वीडियो या ट्यूटोरियल फॉर्म में रखें। ठीक है, यानी हमारी कोशिश यही होगी इस सेशन के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा जो इस सेशन के बारे में मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस सेशन के अंदर जो एंड में हम बुक्स देखेंगे, वो आपको मैं अभी भी कुछ बुक्स बता देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सारी बुक नहीं पढ़नी, आपने उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखना होता है। आपने उसके स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं उनको समझना होता है, और वो उनके नोट्स जो हैं वो बनाने होते हैं, और फिर हमने इसको ओवरऑल सिलेबस को कवर करना होता है। अच्छा, इसके अलावा इस सेशन के अंदर हम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीएसएस के अंदर, जो हम भी करते रहे और आपको भी हम यही एडवाइस करेंगे कि आप लोग इसके टेस्ट लाजमी दें। यानी इसके इसलिए मैंने जो है ना वो 2 फ्री मॉक टेस्ट रखे हुए हैं फुल सिलेबस के, और वो इसी उसमें रखे हैं कि आप इसको इस सेशन के अंदर जब आप पढ़ लें इस सारे सिलेबस को, तो आप लाजमी उसको एक दफ़ा लिख लें। रिटन फॉर्म में जब आएंगे, जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जब आपके हाथ से कोई चीज गुजर के जाएगी, तो आपको वो ज्यादा बेहतर तौर पर मेमोराइज होगी। ठीक है, ये तो इस सेशन के हवाले से बात हो गई। आज हम एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं इसी डेमो लेक्चर के अंदर, ताकि हम जो है इसको फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम इसको फॉर्मली स्टार्ट कर सकें। वो लेक्चर जाहिर है थोड़ा सा लेंथी हुआ करेंगे, मोर देन 1 आवर के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री को स्टोरी की फॉर्म में बिल्ड करके पढ़ना है। इसको हमने टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना, ना हमने इसको पास पेपर के एंगल से पढ़ना है, यानी कि नहीं पास पेपर के क्वेश्चन उठा उठा के पढ़ना है, बल्कि हमने इसको जिस तरह सिलेबस गिवन है और उसको हमने फिर कनेक्ट करना है। ठीक है। रुखसाना का क्वेश्चन है कि सर 11 लेक्चर्स नहीं, मैंने यही कहा था शुरू में कि 12 लेक्चर तो हमने एक बेंचमार्क रखा हुआ है, इससे ज़्यादा ही लेक्चर जो है वो हो सकते हैं, इससे कम नहीं लेक्चर होंगे, और कोशिश यही होगी कि हम जो है ना इसको इफेक्टिव वे के अंदर लेकर जाएं, और इस सेशन को हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, ताकि जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो। हमारा लेक्चर्स पे फोकस ना हो कि हमारे कितने लेक्चर्स होते हैं, हमारा इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हमारे जो सिलेबस है या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो बेहतर हुई है या नहीं हुई। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। आज हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर किसी का इस सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। आज थोड़ा सा हम टॉपिक को देखते हैं कि थोड़ा एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इस यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, तो उसको एक नज़र देख लेते हैं।
फिर हम जो है ना ऑन पर जाएंगे। इसके अंदर हम कोशिश करनी है हमने कि एक यूट्यूब चैनल जो है, डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि उन लेक्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि जो है ना आपको वो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी हिस्ट्री याद रह सके। अच्छा, मुझे क्वेश्चन जो है ना वो आप मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे क्वेश्चन चाहिए आपका इस सेशन के हवाले से कि आप जो है वो इस सेशन के हवाले से जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो कर लें ताकि जो है ना फिर आप इसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले सकें कि आइदर यू आर गोइंग टू जॉइन दिस सेशन और नॉट। अच्छा, चले चले ठीक है। हम इसको जो है ना टॉपिक को हम जरा देखते हैं एक नज़र, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है हमें सिलेबस को जो है ना वो मैक्सिमम कवर भी करना है। अच्छा, बात ये है कि ये जो यूरोपियन सॉइल है, ये कोई मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये कोई अचानक से यहाँ पर लोग जो है वो हमें नजर नहीं आते कि ये अचानक से लोग समझदार इतने हो गए हैं कि रेवोल्यूशन लाना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आना स्टार्ट हुई है। वैसे मजे की बात यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में आई है, अमेरिकन रेवोल्यूशन पहले आई है। और लेकिन हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। कोई आप में से बता सकता है इसकी क्या रीजन हो सकती है कि जो रेवोल्यूशन बाद में आई है उसको हम ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन पहले आई है उसको हम कम एम्फसाइज करते हैं? इसकी कोई रीजन हमें बता सकता है क्लास के अंदर? एनीवन, ओपन। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। मोहसिन कहते सर ये फ्रेंच जो है रेवोल्यूशन इंडिविजुअलिज्म के ऊपर है। एनीवन एल्स? और कोई एनीथिंग, कुछ भी ज़हन में आता है आपका कि यार क्या रीजन हो सकती है? कोई भी रीजन आप दे सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, आप जो है वो डाउन भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस सेशन को इस जो हमारा ये यूरोपियन हिस्ट्री का सेशन है इसके अंदर ये जो है ना कोशिश करें आप, बल्कि मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको टास्क दूं क्वेश्चंस का एटलीस्ट। आपको बेशक कोई और टास्क ना हो, आपको सिर्फ यही टास्क हो कि आपने क्वेश्चन करना है, यही काफी होगा आपकी लर्निंग के लिए। क्योंकि ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि जो है वो क्वेश्चन जब कम हो तो आपकी लर्निंग भी उतनी ही कम होती है। सो आप जो है ना वो क्वेश्चंस करें, एनीथिंग जो आपके माइंड में आता है। क्या वजह हो सकती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू, या ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू अमेरिकन रेवोल्यूशन? हता कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो आपकी पहले ही आती है और आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में आती है। और किसी के जहन में कोई रीजन हो? मोहसिन का कहना है कि इंडिविजुअलिज्म जो है उसकी वो बेस थी यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉडर सिनेरियो में थी, यानी कि उसका जो एम्बेट था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू अमेरिकन रेवोल्यूशन। और कोई, और कोई जहन में कोई आता है? बाकी भी लोग बैठे हैं जो वो पार्टिसिपेंट हैं, वो भी लिख सकते हैं। कोई भी बात जहन में आती है लेकिन आप लिखें जरूर, आप जो है वो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि आपको समझ आए। ये पैसिव पार्टिसिपेंट बनकर आपको चीज़ों की कम समझ आएगी, कम अंडरस्टैंडिंग होगी, और जो है ना वो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को रिकॉल करना, रिमेम्बर करना, जब आप पैसिव बनकर इसको देखते हैं। अच्छा, चले इसमें जो सर इसमें लिबर्टी, सुहेब अहमद का कहना है सर इसमें लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्वालिटी को एम्फसाइज किया गया।
बोथ रेवोल्यूशंस के अंदर। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि बाद में आई है वो क्यों ज्यादा पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अमेरिकन रेवोल्यूशन। हमारा क्वेश्चन ये है। अच्छा चले, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रुखसाना का कहना है कि यूरोप का एरिया बहुत बड़ा है तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। अच्छा चलें, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो फ्रांस की रेवोल्यूशन है इसके पीछे एक कॉन्टिन्यूअस different types of concepts, ideas, ideologies, movements वो चल रही थी। जैसे कि रिनाउंसेंस वो है, इसी तरह रोमांटिसिज्म, इसी तरह जो है वो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस वगैरह, इसी तरह जो ये जो मोहसिन ने इंडिविजुअलिज्म की बात की, ये खैर अगर हम ह्यूमनिज्म की जो वेव है उसी के अंदर इसको रखें तो बेहतर होगा। ह्यूमनिज्म की वेव, ये जो आर्ट्स लिटरेचर का वो है, ये जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर अक्सर काजेस के अंदर हम देखते हैं इनलाइटनमेंट पीरियड एग्जैक्टली, कि उसके अंदर हम अक्सर देखते हैं द रोल ऑफ फिलोसफर्स। ये जो लिटरेचर, पेंटिंग, आर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है ये हमें एब्सेंट, हमें नजर नहीं आता अमेरिकन रेवोल्यूशन में। ये तो इनको समझ आई अमेरिकन को सिविल वॉर के बाद, ओ यार हमारी एक रेवोल्यूशन आई थी जिसकी वजह से ये अमेरिका बना, ओ यार इसका कोई लिटरेचर भी बना लो यार, कोई लिख लो इसके ऊपर। आप लोग चली जा रहे हैं ऐसे 100 साल गुजार दिए आपने, तो तब जाके उन्होंने कहा जी अब हम इसके ऊपर कुछ लिखते हैं। बट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके अंदर तो ये कॉज थी लिटरेचर, उसके अंदर तो जॉन लोकी जैसे लोग जो हैं, मोंटेस्क्यू जैसे लोग हैं, वोल्टायर जैसे लोग जो हैं, रूसो जैसे लोग हैं, थॉमस हॉब्स जैसे लोग हैं, या अगर इनको आप जो है ना वो डायरेक्ट काउंट ना करें, इससे पहले आप रेनेसांस के पीरियड के अंदर जाएं, उसके अंदर जो रेने डिकार्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोई कॉन्सेप्ट जिसने आपकी जो है वो मॉडर्न इंपीरियलिज्म की बेस रखी है, मॉडर्न जो आपका साइंसी जो आपकी साइंस है उसका जो फिलॉसफी है उसकी जो मॉडर्न रखी, वो लोग कॉपरनिकस, गैलीलियो, यानी ये सारे वो लोग हैं, बेकन वगैरह, बर्कले वगैरह, इनके आप आइडियाज को जरा देखें। यानी बर्कले ये कहता है कि जो चीज परसीव हो सकती है वही चीज एग्जिस्ट करती है। यानी कि पहले तो आप डिवाइन राइट्स के ऊपर बात करते थे, डिवाइन कॉन्सेप्ट था पहले तो, और पहले वो चीजें थी जिसके अंदर आप एक अनदेखी चीजों के ऊपर भी यकीन किया करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि टू बी परसीव्ड, किसी के होने के लिए उसका परसीव होना जरूरी है। परसीव का मतलब यह है कि उसको हम अपनी जो हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उसके थ्रू हम उनको देख सकें, उसको टच कर सकें, उसको महसूस कर सकें, उसको फील कर सकें, तभी वो चीज एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इस पॉइंट ने, और इसी तरह रेने डिकार्ट का जो डिकंस्ट्रक्शन का फार्मूला है उसने बेस रखी आपकी साइंस की, आपके आइडियाज की, आपके इंडिविजुअलिज्म की, आपके नॉनसेंस की, आपके इनलाइटनमेंट की, और इन आइडियाज ने जो डिवाइन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट था उससे निकालकर ह्यूमन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट कर दिया, और उसका जो इम्पैक्ट हमें पॉलिटिक्स में नजर आता है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सिंपल सी कहानी है। इसमें लियोनार्डो विंची जो है, लियोनार्डो डी विंची जो है उसका बहुत रोल है। मिकेलेंगो है, एक बहुत बड़े पेंटर थे, विंची से भी बड़े पेंटर थे, और उनका बहुत ज्यादा रोल है। इटालियन जो इटसेल्फ है, सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस की जो इजाद है वो बहुत रोल प्ले करती है। इसके अंदर जो मुस्लिम की साइंटिफिक डेवलपमेंट्स थी जितनी भी, उनकी ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल है इस सारे मार्क के अंदर। तब ये जाकर एक एनलाइटमेंट का पीरियड
स्टार्ट होता है, रेनेसांस आती है, उसके अंदर किस तरह जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के आइडियाज चेंज होना स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, ये क्यों लेती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसी के अंदर फिर थॉमस हॉब्स वगैरह, रोसो वगैरह उठकर आते हैं। वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी, या ये जो हमारे ऊपर रूल करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अपनी जो सर्वाइवल है, अपनी सेफ्टी है, वो हैंड ओवर कर देते हैं इनके ऊपर। वो आपका इन चीजों का ख्याल करते हैं, बदले में वो आपसे टैक्सेस लेते हैं। यानी इस तरह की जो है ना वो सीरीज पेश की गई। फिर ये सवाल किया गया कि यार ये तो सिक्योरिटी तो दे नहीं रहे, सेफ्टी तो दे नहीं रहे, और ये हमसे टैक्सेस भी ले रहे हैं। सो वैसे तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें जहां भी नजर आता है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी, कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कि जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उनके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा होता है। जब जो फ्रेंच किंग होता है लुई द 16, तो किस तरह टैक्स के ऊपर टैक्स लगाता है, और उस टैक्सेशन की वजह से फिर जो आपकी लास्ट जो है ना वो खेली जाती है, वो उन्हीं के ऊपर है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये कोई आइसोलेटेड आइडिया नहीं है। ये कोई अचानक से लोगों के जहन में नहीं आया कि आज हम उठें और हथौड़ी लेके शुरू हो जाएं, जी आज तो हम जो है ना किंग को बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि इसके पीछे जो डार्क एजेस के बाद से, खास तौर पर जो रिनाइंसेंस का पीरियड है, कहा जाता है कि वो 14 से 16 सेंचुरी तक चलता है। यानी अगर हम इसको काउंट करें रफली कहते हैं, यानी जाहिर है कोई ये कोई ऐसी पीरियड तो नहीं था कि जिसको हम पर्टिकुलरली डेट से बता सकें, लेकिन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस कि ये 1330 से लेकर, यानी 1330 से लेकर 1530 तक चलता है। यानी ये जो 200 ईयर्स का टाइम पीरियड है, 14 से 16 सेंचुरी का, इस टाइम पीरियड के अंदर जो लोग आए, न्यूटन जिस तरह आता है, गैलीलियो है, ठीक है जी, कॉपरनिकस है, जिसने डिवाइन कॉन्सेप्ट था कि भाई आपकी अर्थ सेंटर में, उसने ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। उसने कहा यार ये ऐसा नहीं है, अर्थ के इर्द गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व नहीं करती दुनिया सारी, बल्कि अर्थ इटसेल्फ रिवॉल्व करती है। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो खास वे से, जो आज हमारा मॉडर्न सोलर सिस्टम है, उसने वो बनाया। तो रेने डिकार्ट ने कहा कि मैं हर चीज को क्वेश्चन करता जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं सेल्फ एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन करूंगा। तो मतलब यहाँ तक कि उसने हर चीज को क्वेश्चन करते 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 वो खुद तक पहुंच गया कि यार मैं जो है वो भी एग्जिस्ट करता हूं या नहीं करता। यानी ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये बेसिक एसेंस रखते हैं आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, और यही आइडियाज अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो ये रेवोल्यूशन की बुनियाद बनती है। सो हाँ, कहने की बात ये है कि आपका जितना भी जो ये रेवोल्यूशन के आइडियाज हैं, ये कोई एक तो साल के अंदर नहीं बने, बल्कि इसके अंदर एक पूरी तहरीक थी, इसके अंदर सोशल मूवमेंट्स थी। फिर हम इसको बाद में डिटेल में देखेंगे कि रेनेसांस का जो स्ट्रक्चर था, क्या वो नीचे तक भी था, यानी कि आम लोगों तक भी था। तो उसको हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, और वो एलीट सेंटर था, और उसके अंदर जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज हासिल थी वो भी किंग्स ही दिया करते थे। और ये जो कॉलोनियलिज्म, मर्केंटलिज्म का दौर है, जिसके अंदर इटली, पोर्चुगल, स्पेन, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांस, ये जो लोग निकलते हैं न्यू लैंड की चक्कर के अंदर, ये फिर साउथ अमेरिका आते हैं, ये जो जहाँ पर ब्राजील है। इसी तरह फिर आप जानते हैं कि जो है ना अमेरिका डिस्कवर होता है, इसी इसी दौरान ही है ये वही पीरियड है 1492, यानी कि आपकी नियरली 15 सेंचुरी एंड हो रही है। तो उसी टाइम पीरियड के अंदर ही आपका न्यू लैंड्स डिस्कवर हो गए हैं, ये मर्केंटलिज्म के चीज आ रही हैं, स्लेव ट्रेड हुई है उसी दौरान,
और उसी दौरान ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ है। इसी दौरान आप देखें कि किस तरह इन्होंने ईस्ट को भी रीच करने की कोशिश की है, जो आज हमारा सब कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जहांगीर के पास जो है वो ये आए थे और वहां से इन्होंने ट्रेड स्टार्ट की ब्रिटिश, उससे पहले पोर्चुगल और जो है ना वो स्पेनिश और फ्रेंच जो है ना वो ऑलरेडी वहाँ पर गोवा वगैरह और कलकत्ता की पोर्ट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते थे, वहां पर उन्होंने पहले से वो पहुंचे हुए थे। यानी ये जो एकदम से वो यूरोप से निकले हैं, इसकी बेस क्या थी? इसकी बेस जो है वो एनलाइटमेंट का पीरियड है, रेनेसांस का पीरियड है। ये जो रेनेसांस का पीरियड है, इसने बेस रखी आपकी तमाम साइंसी इनोवेशन डिस्कवरीज की, माइंड में क्वेश्चनिंग की, गॉड को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो है ना, इसने मैन सेंट्रिक अप्रोच को लिया। इसी के अंदर फिर ह्यूमनिज्म भी आ गई। ह्यूमनिज्म जो है उसका कॉन्सेप्ट भी आ गया। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट ये था कि आप जो है वो मैन सेंट्रिक होकर चीजों को देखा करें। अगर तो कोई मजहब इतना अच्छा है कि वो कहता है कि हमने इंसानों का ख्याल रखना है, तो वो फिर इंसानों को क्यों इतनी वॉर्स में, जो क्रूसेडर्स का दौर है उसकी जो वॉर्स है उसमें क्यों खींचता है, क्यों लोगों को वॉर्स में लड़वाता है अपने नाम पर। तो ये जो बेस बनती है, फिर ये सेकुलरिज्म की तरफ जाती है। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स कलेक्टिवली आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं और कोलेक्टिवली एक्ट एज अ रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये अकर होती है, और इसके बाद जो फिर आपका पीरियड स्टार्ट होता है, ब्रीफ पीरियड है, जिसके अंदर जो है वो आफ्टर द रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशनरी लोग होते हैं किस तरह वो किंगशिप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसी किंगशिप के अंदर से ही एक नया खत्म करने के अंदर से ही एक नया किंग निकल के आता है, जिसको हम नेपोलियन के नाम से जानते हैं, और उसने डिक्टेटरशिप कायम की, और किस तरह जो है ना वो डिक्टेटरशिप और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को रशिया तक लेके गया, फॉर अवे फ्रॉम फ्रांस। यानी रशिया बहुत दूर है फ्रांस से, ऑल वे क्रॉसिंग फ्रॉम द यूरोप टू द रशिया, डीप रशिया तक पहुंचा वो। और उसके बाद फिर उसको कंटेन करने के लिए किस तरह तमाम जो आपकी फोर्सेस हैं, तमाम आपके जो बाकी किंगडम्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर था, ब्रिटिश अंपायर था, इसी तरह प्रूशिया था, इसी तरह रशिया था, इन सब ने किस तरह नेपोलियन को कंटेन किया। उसके बाद दोबारा से वही जो प्री रेवोल्यूशन जो है ना उसको लेकर आए, और वो वाला जो निज़ाम था उसको सेट किया। और उसके बाद जब प्री रेवोल्यूशन के निज़ाम को सेट कर लिया, तब जो है ना वो जाहिर है जब एक दफ़ा आप जानते हैं कि रेवोल्यूशन एक दफ़ा निकल जाए और एक दफ़ा आइडियाज आपके तक पहुंच जाए, फिर जो है ना रेस्ट इज द हिस्ट्री। फिर आप जो है वो इसके ऊपर नहीं रहते कि क्या चीज़ इसके कॉन्सेप्ट के अंदर है या इसके अंदर अच्छी है या बुरी है। फिर किंगशिप जो है ना वो ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी है। तो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन अपनी बेस रखती है, जिसकी कोक से, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, निकलती है। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इसको हम खैर डिटेल में जाहिर है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इसकी क्या क्या बेसिक कॉजेज थी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का और फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉजेज का, तो हम उसको डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऑनवर्ड है, वो फिर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसके अंदर हमें ये सारी चीजें नजर आती हैं। अच्छा, मैं आपसे जरा कुछ जो है ना वो स्लाइड्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर की स्क्रीन आई होप कि सबको नजर आ रही होगी। यानी इसके अंदर हम कोशिश करेंगे, ये मैप था 1789 के अंदर, और इसके अंदर किस तरह जो है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डिवीजन हुई, किस तरह नेपोलियन टाइम के अंदर जो है ना वो सारा इरा था, थ्री स्टेट्स का कॉन्सेप्ट वहां पर क्या था। ठीक है, और ये डिवाइन राइट्स किंग के हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही थी,
और बैंक्रप्सी की तरफ कैसे गया आपका फ्रांस, और ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है, इकोनॉमिक रीजन। और वैसे तो मार्क्स तो कहता है कि ये सबसे बड़ी रीजन यही हुआ करती है किसी भी रेवोल्यूशन के अंदर, कि इकोनॉमिक जो है वो आपका जो है वो कॉज बने, इकोनॉमिक जो रिग्रेशंस हैं वो हो रहे हैं, तब आपकी जो है, तो इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिफरेंट कॉजेज आती हैं। ठीक है, यानी ये सारी चीजें हम जो है वो फिर ये सीक्वेंस ऑफ फिर इवेंट्स है कि किस तरह जो है वो इवेंट्स हुए और ये सारा वर्क हुआ। सो हम अपने जो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने हल्का सा समझने की कोशिश की है कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है उसकी बेस क्या थी, उसको भी हम कल थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो है वो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के अलावा फिर हम नेक्स्ट इसमें कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके हम नेपोलियन एरा तक इसको कंप्लीट कर लें। लेकिन ज़ाहिर है ये एक डिटेल है क्योंकि यहाँ से ही आपका असल सिलेबस स्टार्ट होता है। और असल सिलेबस का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चंस हैं अमूमी तौर पर इस तरह आते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इसमें डिफरेंट अपनी आप पास पेपर्स देखें तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अदर देन जो हमें हार्डकोर सिलेबस में नजर नहीं आते वो भी उसने दिए हुए हैं। तो हमें इसलिए थोड़ा सा बेस बनाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप के जो है ना आज का जो लेक्चर थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं था, ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप हुई होगी। इसको फॉर्मली जो है ना हम कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स विलिंग हैं वो अपने आप को जो है ना वो रजिस्टर करवा लें, और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उन्हीं लोगों को ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, बाकी जो है वो बेशक लीव कर सकते हैं, वरना अदरवाइज उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और जो सिंसियर हैं या सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ होगा कि वो आप जो है वो ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह या ये जो हम पढ़ते रहेंगे स्लाइड्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना उनसे शेयर होती रहेगी। ठीक है, क्लासेस फ्री नहीं है, क्लासेस फर्स्ट क्लास फ्री थी, ये डेमो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर, और जो उसके ड्यूज हैं वो आप पे करेंगे। उसके बाद जो है ना वो फिर आप ग्रुप के अंदर अलाउ होंगे, जिसके अंदर ये फिर हम फर्दर क्लासेस के लिंक भी और जो भी हमारा डाटा होगा और जो भी हमारे मॉक्स हुआ करेंगे या असाइनमेंट्स होगी या जितना भी मटेरियल्स होगा वो फिर उस ग्रुप में शेयर हुआ करेगा। ये है। सो एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस सेशन के हवाले से या इस सब्जेक्ट के हवाले से, या जनरल कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ड्यूज जो है वो 5000 है, और ये चीज मैंने उसमें भी शेयर कर दी थी ग्रुप के अंदर भी, लेकिन मैं यहाँ दोबारा अनाउंस कर देता हूँ कि इसके जो ड्यूज हैं ये आपके 5000 हैं, और इसके जो पेमेंट का मेथड है वो मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। उसमें आप बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, या आप जो है वो डिफरेंट जो मोबाइल एप्स हैं माइक्रो फाइनेंस की, जैसे कि इजी पैसा, जैज कैश वगैरह, या फिर सादा पे या नया पे, उसमें आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो जो है ना उसके अकाउंट नंबर वगैरह, उसके अकाउंट डिटेल्स भी मैंने शेयर कर दिए ग्रुप के अंदर। और काइंडली एक चीज नोट रखिएगा कि आप जो है ना जैसे ही पेमेंट करें तो उसकी रिसिप्ट जो है ना वो मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपको रजिस्टर कर लूँ अपने पास, और प्रॉपर जो है ना एक्सेल शीट के अंदर आपका नाम और आपके ड्यूज वगैरह और आपकी डेट जो है ना और रिसिप्ट के साथ पिक्चर के साथ रख लूँ, ताकि ये मेरे पास एक एविडेंस रहे कि यू आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के हवाले से या इस सेशन के हवाले से?
एनी क्वेश्चन? सवाल कर लिया करो मुसलमानों, फायदा हो जाएगा। ये सवाल ही किए थे उन्होंने भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये सवाल ही किए थे उन्होंने। आज काफी है। नहीं, लेक्चर तो मैं नहीं दे रहा, मैं तो जस्ट कोई डाउट है किसी को, और किसी को कोई इशू है तो वो उसको देख सकता है, वो पूरी है, बाकी तो कोई बात नहीं।